कई दिनों बाद देश के लिए आई अच्छी खबर। 24 घंटों में नए मरीजों की तुलना में ज्यादा मरीज हुए ठीक। एक दिन में 3,29,000 नए केस तो 3,55,000 लोग ठीक हुए। पूरी दुनिया को WHO ने किया आगाह, कहा कोरोना का भारतीय स्ट्रेन बेहद खतरनाक, तेजी से हो रहा ट्रांसमिट। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अस्पताल टैंकर का करते रहे इंतजार। ऑक्सीजन की कमी से 11 मरीजों ने तोड़ा दम। इजराइल फिलिस्तीन में हुई हिंसक झड़प, 9 बच्चों समेत 20 की मौत, तनाव जारी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। तिरुपति में सरकारी रुइया अस्पताल में सोमवार देर रात आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति से समस्या के कारण कम से कम 11 कोविड-19 रोगियों की मौत हो गई। तो यहाँ ये बेहद ही चिंता का विषय है और ऐसे में चित्तूर के जिलाधिकारी एम हरिनारायण ने यह जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर को फिर से लोड करने में 5 मिनट लगेंगे, जिससे ऑक्सीजन आपूर्ति कम होने से तो यहाँ इस बीच ये चीज से कही गई और आपूर्ति 5 मिनट के भीतर बहाल हो गई और बताया जा रहा है कि सब कुछ अब सामान्य दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से इस अधिक मरीजों की मौत को रोक सके। तो यहाँ लगभग 30 डॉक्टरों को मरीजों की देखरेख करने के लिए तुरंत आईसीयू में भेजा गया और यहाँ जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन ने इस बात की जानकारी दी और दुख व्यक्त किया। तो यहाँ जिला कलेक्टर से बात की गई और निर्देश दिया कि घटना की विस्तृत जांच की जाए और यहाँ जगन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसी घटना दोबारा न घटित हो। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ऑक्सीजन की कमी से कम 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया। तो यहाँ कलेक्टर ने इन मौतों की पुष्टि की है। तो इसी बीच कलेक्टर एम हरिनारायण ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से 11 मरीजों की जान चली गई। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी अस्पताल के पास एक टैंकर है और एक और टैंकर सुबह तक पहुंच जाएगा। तो मामले में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जांच के आदेश दिए हैं और घटना तिरुपति के रुइया अस्पताल की बताई जा रही है, तो जिसे सरकारी कोविड अस्पताल बनाया गया है और हालांकि यहाँ दूसरे मरीजों का इलाज भी चल रहा था। कलेक्टर 11 मौतें होने की बात कह रहे हैं, जबकि अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर भारती का कहना है कि 9 कोरोना मरीज और 3 नॉन कोविड मरीजों की जान गई है। तो यहाँ इस हिसाब से 12 मौतें होती हैं और जबकि 5 मरीजों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है और ऐसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कई राज्यों से राहत देने वाली खबर सामने आई है। तो यहाँ ये आंकड़े सामने आए हैं। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि राज्यों में पाबंदियां लगाना अब असर दिखाने लगा है। तो संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से कई राज्यों में पिछले कुछ हफ्तों से सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है और अब उसकी वजह से संक्रमण काबू में होता दिख रहा है। और ऐसे में देश में सबसे संक्रमित राज्य महाराष्ट्र में 40 दिन बाद 40,000 से कम केस दर्ज हुए। तो बेहद ही सही बात है, क्योंकि आए दिन मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अब यहां सोमवार को 37,236 नए केस सामने आए और इससे पहले की बात करें तो 31 मार्च को 39,544 मामले सामने आए थे और तब से हर दिन महाराष्ट्र में रोजाना 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे। और इससे एक बात तो ये दिख रही है कि महाराष्ट्र में शायद कोरोना का पीक गुजर गया है। तो यहाँ 18 अप्रैल को अब तक के सबसे ज्यादा 68,631 मामले सामने आए थे और उसके बाद से मामले थोड़े कम हो रहे हैं और हालांकि कुछ अभी साफ नहीं कहा जा सकता। और इसी तरह दिल्ली में भी संक्रमण की रफ्तार कम होती दिखाई दे रही है। तो यहाँ दिल्ली में सोमवार को संक्रमण दर 20 से नीचे रही। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करनाल में 100 ऑक्सीजन बेड के एक नए फील्ड अस्पताल और असंध के 2 अस्पतालों में 30 ऑक्सीजन बेड की सुविधा की शुरुआत की है। तो आपको बता दें कि असंध में 30 ऑक्सीजन बेड की
शुरुआत की गई है। तो यहाँ सीएम ने करनाल जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए करनाल रिसोर्स लोकेटर मोबाइल ऐप की शुरुआत की और इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। तो बताया जा रहा है कि करनाल के सांसद संजय भाटिया वीसी के माध्यम से जुड़े और मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महामारी अब शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ती नजर आ रही है और इसकी रोकथाम के लिए हम व्यापक स्तर पर आवश्यक प्रबंध कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में स्थापित 1800 वैक्सीनेशन केंद्रों पर लोगों को कोरोना से बचाव के अब तक 43 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन अभियान को और तेज किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शीघ्र ही 3.50 लाख टीके और मिल जाएंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद जिले में सरकार और जिला प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग और अन्य विभागों के साथ तालमेल करते हुए बेहतर तरीके से ऑक्सीजन का वितरण किया जा रहा है। तो यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिले को 4 टन अतिरिक्त ऑक्सीजन देने की घोषणा की है। तो यहां बल्लभगढ़ से जारी एक बयान में मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह दवाइयों की हो या फिर ऑक्सीजन की गैस की हो या फिर दैनिक उपभोग के सामान की हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी व्यक्ति कालाबाजारी करते पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो परिवहन मंत्री ने कहा कि अस्पताल हो, नर्सिंग होम हो, उन्हें सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार कोविड-19 के इलाज की लिस्ट चिपकानी होगी। तो बताया जा रहा है कि इस बीच यहाँ पे मूलचंद शर्मा सख्त होते दिखाई दे रहे हैं। तो बेड और डॉक्टरों की फीस सहित पूरा विवरण देना होगा और ये सब बातें मूलचंद शर्मा द्वारा कही गई हैं। तो यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि शिकायत मिलने पर संबंधित अस्पताल का पिछले 5 दिन का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और सरकार के निर्देशानुसार रेट लिस्ट न लगाने वाले निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। तो सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण बने हालात के मद्देनजर लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और ऐसे में लोगों को भी समझना चाहिए कि यह कदम उनके हित में उठाया गया है और अगर यहाँ फिर भी कोई जानबूझकर लॉकडाउन की उल्लंघना करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आ जाएगा। तो यहाँ मूलचंद शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने घरों में रहें, केवल जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलें और अपने मुंह पर मास्क लगाना सुनिश्चित करें और सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करें। उधर उत्तराखंड ने भी आखिरकार 1 सप्ताह का लॉकडाउन लेने का बड़ा फैसला कर लिया है। तो यहाँ इसे लॉकडाउन के बजाय कोविड कर्फ्यू का नाम दिया गया है। तो मंगलवार से कोविड कर्फ्यू लागू होगा, यानी कि आज से कोविड कर्फ्यू लागू होगा। शनिवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में विधायकों के एक दल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कंप्लीट कर्फ्यू की मांग की। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने 1 सप्ताह पहले ही इसे अंतिम हथियार बताते हुए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की मांग कर चुके थे। तो सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सुबोध उनियाल ने ये बड़ी जानकारी देते हुए कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने संपूर्ण प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगाने का बड़ा फैसला लिया है। तो यहाँ 11 मई से 18 मई की सुबह 6 बजे तक कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा और ऐसे में ये बड़ी जानकारी दी गई। तो यहाँ सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार 17 मई को स्थिति का आंकलन कर आगे का फैसला लिया जाएगा। तो यहाँ कोविड कर्फ्यू के दौरान केवल फल, सब्जी, दूध की दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी और ऐसे में परचून की दुकानें केवल 13 मई को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी, बल्कि दिन में परचून की दुकानें भी बंद रहेंगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए पंजीकरण और 72 घंटे पहले तक RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद।
कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। कम ब्रेक और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सितारगंज में क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के निर्देश पर सभासद और रवि रस्तोगी ने विद्युत विभाग बिजली घर में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए टीकाकरण कैंप लगवाया है। तो यहां कैंप में दर्जन भर लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने कैंप में पहुंचकर अपना सहयोग दिया। तो बताते चले कि सभासद रवि रस्तोगी लगातार वैक्सीन कैंप लगाकर लोगों को टीकाकरण करवा रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने टीचर कॉलोनी तो यहां वार्ड नंबर 5 में वैक्सीन कैंप लगाकर कई लोगों को कोरोना वैक्सीन का लाभ पहुंचाया था। तो यहां इस बीच सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को कोरोना वैक्सीन से होने वाले बचाव की जानकारी दी गई और आमजन से टीकाकरण कराने की अपील भी की गई, जिसके बाद टीकाकरण के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। लगातार जो है कोरोना वैक्सीन का कैंप लगाया जा रहा है। माननीय क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी के निर्देश पर आज विद्युत विभाग में जो है कैंप का आयोजन किया गया और लगातार आप देख ही रहे होंगे कि रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग लगातार वैक्सीन कैंपों में सहयोग कर रहे हैं। और आज जैसा कि यहाँ पर विद्युत विभाग में जो है कैंप लगाया गया और बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। इससे पूर्व हमारे द्वारा वार्ड नंबर 5 टीचर कॉलोनी और भी कई स्थानों पर वैक्सीन कैंप लगाए और जैसे जैसे ये वैक्सीन कैंप लग रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि जनता भी इसमें उत्सुक हो रही है और लगातार बढ़ चढ़ के लोग आने के लिए उधर बाराबंकी जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में बनाया गया कोविड अस्पताल शुरू हो गया है। तो यहां कोविड अस्पताल बनने के साथ यहां कोरोना मरीजों को भर्ती करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और इससे पहले चरण में यहां 30 बेड से इसकी शुरुआत की गई और यहां पर भर्ती होने वाले मरीजों को L2, L3 जैसी सुविधाएं मिलेंगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि डॉक्टरों की टीम और कर्मचारियों को भी लगाया जाएगा। तो यहाँ जल्द ही अस्पताल को 100 बेड तक विस्तार दिया जाएगा और यहाँ बताया जा रहा है कि बाराबंकी जिला अस्पताल में बने ट्रामा सेंटर को कोविड अस्पताल में तब्दील करने की प्रक्रिया कई दिनों से चल रही थी, जो अब हालांकि पूरी हो गई है और अब यह अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और इसकी शुरुआत 30 बेड से की गई है। व्यवस्थाएं की गई है, क्या आगे भी इसका विस्तार किया जाएगा? हाँ, जिला चिकित्सालय में तत्काल जो है 30 बेड का जो है कोविड अस्पताल पूर्ण रूप से तैयार है, जिसमें कि मॉनिटर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सब हमारे तैयार हैं। हमारी पूरी टीम जो है कार्य करने के लिए एकदम तैयार हो चुकी है और बहुत ही शीघ्र हम इसको और विस्तारित कर देंगे, जिससे कि जिले की कोविड के संबंधी चिकित्सीय व्यवस्थाओं में और बेहतरी की जा सके। इसमें विशेष रूप से जो शासन ने मंशा व्यक्त की है और जो हमारा ध्येय है और हमारे इसमें जिलाधिकारी महोदय का विशेष इसमें प्रयास है और उनकी प्रेरणा से और शासन की मंशा से हम लोग इसको एक बेहतर कोविड चिकित्सीय व्यवस्था में परिवर्तित करें। उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने से इनकार करने वालों की अब सूची तैयार की जाएगी। तो यहां एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने शुरू किए टीकाकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। तो 18 से 44 साल तक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा और इस बीच शुरू भी किया जा चुका है और फिलहाल जनपद को टीका की कम डोज मिलने पर कुछ केंद्रों पर इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में डोज बढ़ने पर कोरोना के टीके तेजी से कराने की तैयारी की गई है और इसके लिए तहसील सभागार में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बाल विकास विभाग की एसडीपीओ, एसडीओ पंचायत और रजिस्ट्रार कानूनगो और राजस्व कानूनगो की बैठक ली, जिसमें उन्होंने लोगों के घर घर जाकर टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। जिन्हें पंजीकरण करना नहीं आता उनके पंजीकरण करने में भी सहायता की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण करने की जानकारी और जिन्हें पंजीकरण करना नहीं आता उनके पंजीकरण कराने में सहायता की जाए। तो आपको बता दें कि लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में प्रशासन मदद कर रहा है, यानी कि अब अगर किसी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता तो उत्तराखंड में अब इसकी सहायता की जाए है। प्रशासन यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रहा है और ऐसे में लोगों की मदद भी करता दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है।
तो यहाँ टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है और साथ ही अपील भी की जा रही है कि जल्द से जल्द टीकाकरण करवाया जाए। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजपाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे। यहीं बैठ के गुरु जी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरु जी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरु जी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती है, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये सही है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के भिवानी में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में बनाए गए वॉर रूम में 18 से 44 साल से ज्यादा के नागरिकों को वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है और इसके लिए नागरिकों को कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद ही वो वैक्सीन लगवा पाएंगे और साथ ही कोरोना महामारी को मात देने में अपना योगदान भी दे पाएंगे। वैक्सीनेशन जारी है, लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, कितना का डाटा रहा है? कोविड-19 का जो फेज़ 3 वैक्सीनेशन का जो पार्ट था, जिसमें 18 से 44 साल के हमारे बेनिफिशियरीज़ को हमने वैक्सीनेट करना था, वो कार्य निरंतर किया जा रहा है। जैसे कल का आंकड़ा देखें तो हमने 3096 बेनिफिशियरीज़ को वैक्सीनेट किया है। जब जब वैक्सीन आती जा रही है तब हमारी कोशिश है कि 1-2 दिन में उसको यूज़ करके स्टॉक आउट करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरीज़ को वैक्सीनेट किया जा सके। अब तक कितने लोगों को लगी? जैसे 1,24,000 जिला भिवानी के अंदर अभी तक जो डोजेज़ लग चुकी हैं वो 1.5 लाख से ऊपर डोजेज़ लग चुकी हैं और सेकंड डोज के जो बेनिफिशरीज़ हैं उसके अंदर 21,000 ऐसे बेनिफिशरीज़ हैं जिन्होंने दोनों डोज ले लिए हैं। तो मेरी यही अपील है जिन भी बेनिफिशरीज़ ने अभी फर्स्ट डोज ले लिया उसके साथ साथ उनकी ड्यू जो सेकंड डोज है वो अपने समय पर लें, ताकि ये जो हमारा जो 2 डोज का एक शेड्यूल है कंप्लीट हो जाए और उसके बाद ही वो एंटीबॉडीज़ डेवलप होने का जो कार्य है वो शुरू होता है शरीर के अंदर। 1 डोज से कोई भी बेनिफिशरी सेफ नहीं। यूपी के कुशीनगर जनपद जहां कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता में डाल दिया है और इसे लेकर सरकारी जिला अस्पताल की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और आलम यह है कि कोविड अस्पताल होने के बावजूद जिला अस्पताल में भी मरीजों की बाढ़ सी लग गई है। तो यहाँ जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इस जंग में ऑक्सीजन की एक बड़ा हथियार बताया जा रहा है और लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के आगे सांसों की जंग टूटती हुई दिखाई दे रही है। कारण यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो है लेकिन उसे चलाने वाले उपकरण नहीं है और जिससे मरीज की उखड़ती सांसों को ऑक्सीजन दिया जा सके। हम ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। हम कहें कि चलिए कम से कम मरीज तो देख लीजिए, तो कह रहे हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है। आज 3 दिन से मरीज लेकर के गए हैं लेकिन डॉक्टर साहब एक भी टाइम नहीं आकर के उनको चेक किए हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जिस प्रकार जिला अधिकारी यहाँ का जिला प्रशासन कह रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हैं जी, तो क्या लगता है केवल ये बातों में है कि यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है? ये लोग बातों से कह रहे हैं, सामने लेकर के पहुँचा नहीं रहे हैं और दे नहीं रहे हैं। गलत खबर चलाया जा रहा है। बीच में कुछ समय के लिए बिजली कट गई थी, परंतु जो कुछ पेशेंट्स क्रिटिकल कंडीशन में होने के नाते उनकी डेथ हो चुकी है। जैसा कि मेरे पास वो 5 पेशेंट्स का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल
एक पेशेंट छोड़ के एडमिट करते समय ही बाकी चारों पेशेंट्स का 50 के नीचे था सैचुरेशन लेवल और जिनका 50 के ऊपर था पेशेंट उनको भी वो लेफ्ट टाइम पे उनका सैचुरेशन लेवल 44% हो गया है। तो ये क्रिटिकल कंडीशन की वजह से हुए। वैसे हमारे यहाँ 70-80 मरीज हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। बिजली की कुछ फॉल्ट आई वो ठीक हो गई है तुरंत, थोड़े समय के लिए जो बिजली कटा था। तो ये अफवाह जो फैलाया जा रहा है, तो इस प्रकार की गलत सूचना नहीं देना चाहिए, उनको सही जानकारी देनी चाहिए ताकि पब्लिक पैनिक हो। कितनी मौत हुई है आज कंडीशन जो था? आज कोविड हॉस्पिटल का जो है 3 डेथ्स का मेरे पास सूचना है और ये सब क्रिटिकल कंडीशन में थे। वही कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इसको लेके योगी सरकार बेहद सख्त है, तो वही जमीनी धरातल पे दौड़ा कर इसका हाल जान रहे हैं। लेकिन जनपद में जिला अस्पताल में इसकी व्यवस्था दुर्व्यवस्था देखने को मिल रही है। यहाँ पे मरीजों को जो है फर्श बेड नहीं मिला है तो फर्श पे लिटा के इलाज हो रहा है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, लेकिन उसके जो लगाने वाले पाइप हैं, इंस्ट्रूमेंट है, तमाम संसाधनों की कमी से जो है यहाँ डॉक्टर जूझ रहे हैं। एक डॉक्टर का कहना है कि जिला अस्पताल में संसाधन की बेहद कमी है, इस वजह से जो है मरीजों का समय से इलाज नहीं हो पा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार कोरोना मरीजों के उखड़ती सांसों को बचाए रखने के लिए किस तरह का इंतजाम करती है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। उधर हरियाणा में कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए लगाए गए 1 सप्ताह के लॉकडाउन का सकारात्मक असर दिखाई दिया और इस दौरान नए कोरोना मरीजों की संख्या जहां कुछ हद तक गिरावट आई, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि ठीक होने वाली भी संख्या में भी इजाफा हुआ है। 4 दिन से मौतों का लगातार आंकड़ा नीचे आ रहा है, तो यहाँ कुछ राहत दिखाई दे रही है और 9 जिलों में भी मरीज महामारी को हरा रहे हैं और इनमें से गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, यमुनानगर, पलवल, फतेहाबाद, नूंह, जींद, महेंद्रगढ़ शामिल है। तो प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था और इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद 30 अप्रैल की 10 बजे 9 जिलों पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, रोहतक, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी थी और इसके बाद पूरे प्रदेश में 3 मई की सुबह 5 बजे से 10 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਭ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਕਾ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के कहर के चलते पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में गृह मंत्री अनिल विज ने इसे लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। तो 17 मई तक इस लॉकडाउन की अवधि कर दी गई है और इस दौरान कुछ जरूरी सामानों की दुकानों को कुछ निर्धारित समय के लिए खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी फरीदाबाद में कुछ दुकानदार लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। तो यहाँ तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और ये तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की मार्केट की है। तो बल्लभगढ़ के दुकानदार फरीदाबाद में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने से परहेज नहीं कर रहे।
जो दुकानदार हैं, जो दुकानें अलाउड हैं खोलना, उसके अलावा भी कुछ लोग आ जाते हैं और जैसे कोई बोलता है कि भाई मेरे को सफाई करने के लिए आया हूं मैं, और कोई बोलता है कि भाई मैं बिजली अपना मीटर चेक करने या बिजली बंद करने आया हूं। ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जो खाली होते हैं और कई बार आके दुकान शटर के बाहर बैठ जाते हैं। सर, इस बीच बर्तन की और कुछ कपड़े की दुकान भी लोग खोल लेते हैं, कहते हैं कि भाई किसी ने कोई बहाना बनाते। हाँ, नहीं वो कार्रवाई आपकी तरफ से उसमें बात ये है कि एक दो लोगों को हमने ऐसे पकड़ा है, तो उन्होंने ये बताया कि शादी का सीजन है और जिन लोगों ने शादियों में अपने पहले से बुकिंग करा रखी है और जो चीज़ें पहले से वो एडवांस देके गए हैं, तो उनके लिए वो हमारे पास आए भी थे। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक दुकान वाले भी आए थे कि जी लड़की की शादी के लिए टीवी फ्रिज वगैरह हम लोगों ने पहले से ही बुक किए हुए हैं और वो पार्टी आई हुई है, बताइए हम दें कि ना दें। तो मैंने फिर उनको ये बोला कि भाई जो शादी से रिलेटेड जिन्होंने एडवांस दिया हुआ है और जो कपड़े या ज्वेलरी या जो चीज़ उन्होंने लेनी है, जिनकी लड़की की शादी इस कारण से अटक सकती है और बदनामी हो सकती है, तो वो लोग प्रशासन से पहले परमिशन लें। उधर यूपी के मथुरा में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने रानी मंडी स्वास्थ्य केंद्र पर 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण के कार्य का शुभारंभ किया। तो उन्होंने कहा पिछले एक हफ्ते में कोरोना केसेस में कमी आई है और इससे स्पष्ट है कि अभियान के रूप में कार्य करने पर हम कोरोना को पराजित कर लेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रत्येक तहसील और विकास खंड में महिला और बच्चों के इलाज के लिए अलग अलग कोविड अस्पताल बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं और ऐसे में अन्य बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल सक्रिय किए जा रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि टेली कंसल्टेशन के माध्यम से भी डॉक्टरों को जोड़ा गया है ताकि लोगों को टेलीफोन पर भी बीमारी के संबंध में जानकारी दी जा सके। में आज 18+ जो भी लोग हैं उन्हें प्री रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत आज वैक्सीनेशन की जो डोज है वो लगाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट में 14 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर इस प्रकार से डोज लगाई जा रही हैं और सभी सेंटर्स पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और अपने रजिस्ट्रेशन कराए जाने के उपरांत यहाँ पर सभी 18+ लोग आकर अपनी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। और यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसके संबंध में भी जो AEFI रूम है वहाँ पर पर्याप्त जो संसाधन है वो उपलब्ध है और साथ ही साथ जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर बैठकर और कुछ समय जो भी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं उनको बैठने के लिए भी निर्देश दिए जा रहे हैं। जो वैक्सीनेशन लगाने वाले हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार। ANB न्यूज़ ने ठाना है कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
तेग बहादुर महाराज जी के चरणों के विच कश्मीरी पंडित पहुंचे, आ करके फरियाद की। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दिलासा दिता कि जा करके तुसी औरंगजेब नूं कह देवो कि साडा गुरु तेग बहादुर जी है, उन्हां नूं अपने धर्म विच तब्दील कर लवोगे ते असीं सारे ही इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लवांगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे गिरफ्तारी दे वारंट जारी कीते। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हिंदू धर्म की रखिया दे लई दिल्ली चांदनी चौक के अंदर बलिदान दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे बाबत ये कहा जाता, गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंद की चादर ने।